हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 49 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान होगा, और जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से आप बच्चों के लिए 29 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की वर्कशीट में बेटा हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता होती है विभिन्न लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति वंशागत होना। इसका क्या मतलब है कि जो लक्षण हैं, ठीक है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं या जनक से संतति में जाते हैं, यानी जो पेरेंट्स हैं उनसे जो है उनके जो बच्चे हैं उनमें वो ट्रांसफर होते हैं। यानी एक वंश से दूसरे वंश में जो गुण हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं, और इसी प्रक्रिया को वो कहते हैं आनुवांशिकता। नेक्स्ट देखिए, विभिन्नता क्या होती है। एक ही स्पीसीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। एक ही स्पीसीज, जैसे अगर मानव जाति है तो आप अगर मानव जाति का ही एग्जाम्पल लें तो इसमें देखिए कितनी सारी आपस में विभिन्नताएं हैं। इवन अगर बच्चे जो है एक ही माता पिता के बच्चे वो जुड़वा हैं, उसके बावजूद भी उनमें क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं, विभिन्नता। नेक्स्ट है, कैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक गुणसूत्रों में आनुवांशिक सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होती है। तो देखिए जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर आपने कोशिका का चित्र पढ़ा हुआ है, उसके अंदर जो नाभिक होता है यानी केंद्रक, उसमें क्या होते हैं, उसके अंदर गुणसूत्र मौजूद होते हैं। ये क्या है, ये गुणसूत्र मौजूद हैं। अब ये गुणसूत्र क्या होते हैं, ये धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। ठीक है, तो ये जो गुणसूत्र हैं ये क्या करते हैं, ये जो भी जानकारी होती है, जो भी लक्षण हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। तो जो ये क्रोमोसोम हैं ये किसके बने हैं, ये प्रोटीन और डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ठीक है, तो ये डीएनए की फुल फॉर्म है। वे कोशिका विभाजन, आनुवांशिकता, विभिन्नता और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो ये क्रोमोसोम हैं, कोशिका विभाजन के समय ये विभाजित होते हैं, आनुवांशिकता यानी जो लक्षण हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, विभिन्नताएं आती हैं, पुनर्जनन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मनुष्यों में वंशानुगत सामग्री है, यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होता है वो क्या है, वो डीएनए ट्रांसफर होता है। और सभी अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका में समान डीएनए होता है। अधिकांश डीएनए कोशिका नाभिक क्या है, केंद्रक। ठीक है, तो अधिकांश डीएनए कहाँ है, कोशिका नाभिक में, जहाँ क्या कहा जाता है, इसको परमाणु डीएनए कहा जाता है। परमाणु डीएनए क्यों कहा जाता है, जैसे बेटा परमाणु के अंदर नाभिक होता है, ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर जो कोशिका है उसके अंदर भी जैसे केंद्रक में जो है डीएनए होता है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, परमाणु डीएनए कहा जाता है, उसके अंदर स्थित है। लेकिन डीएनए में थोड़ी मात्रा में भी माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन डीएनए थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ओके, अब जो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया वो एक ऐसी कोशिका अंग है जिसका अपना डीएनए होता है, और पौधों में जो प्लास्टिड है वो ऐसी कोशिका है जिसका अपना डीएनए होता है। लक्षण क्या होता है, लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। लक्षण क्या है, किसी भी जीव की एक विशेषता है लक्षण। जैसे किसी की आंखें जो है वो भूरी हैं, वो उसका लक्षण है। किसी की आंखें जो है वो काली हैं, वो उसका अपना एक लक्षण है। सबकी आंखें एक जैसी नहीं होती हैं, तो यानी इस तरह से लक्षण है। एक हाइट है, ठीक है ना, हाइट एक लक्षण है। बालों का रंग कैसा है वो एक लक्षण है। तो ये सब क्या है, ये लक्षण है। और लक्षण जो है वो जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। तो लक्षण वो या तो जीन निर्धारित करते हैं या हम किस तरह के पर्यावरण में रहते हैं वो जो है निर्धारित करते हैं कि किसी भी स्पीसीज के अंदर किस तरह के लक्षण होंगे।
अब देखिए जीन जो है वो आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। तो जीन क्या होते हैं? जीन आनुवांशिकता की बुनियादी यानी बेसिक चीज है आनुवांशिकता की। आनुवांशिकता क्या है? जिसके अंदर जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो वो किसके कारण जाते हैं? जीन के कारण। तो जीन आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं। तो जो डीएनए है उसके ऊपर क्या होते हैं? जीन होते हैं। डीएनए क्या है? देखो डीएनए है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में, गुणसूत्र की फॉर्म में है, और उसके ऊपर क्या उपस्थित है? उसके ऊपर जीन उपस्थित हैं। मनुष्य की प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं जिन्हें एलील के रूप में जाना जाता है। तो प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां, जैसे हम टी लिखेंगे, अगर हाइट के लिए हम बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? टी। ये टी क्या है? ये टी एक तरह के एलील हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? एलील हैं। आगे आप जब हम चैप्टर को कवर करेंगे तो ये चीजें और भी आपको क्लियर होती जाएंगी। तो देखिए प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं जिन्हें एलील के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक माता पिता से एक जीन के एलील विभिन्नता एवं विशिष्टता के लिए जिम्मेदार हैं। तो जो जीन होते हैं उनके ऊपर जो एलील हैं वही जो है विभिन्नता और विशिष्टता के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब देखिए जीन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है? पूर्वोत्तर पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प, डिजाइन और कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। यानी हमें जो है हमारा जो शरीर हमें मिला है वो, और हमें जो विभिन्नताएं मिली हैं वो हमें अपनी पहली वाली जो हमारे माता पिता हैं उनसे मिली हैं। तो इसी तरह वंशानुगत है ये, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। अब जो अगली पीढ़ी आएगी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये विभिन्नताएं आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पीढ़ी जो है वो पहली पीढ़ी के बिल्कुल समान नहीं हो सकती। हर एक पीढ़ी में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं जरूर होंगी। जबकि चित्र 1 में उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जनन करता है। तो ये देखिए ये एकल जीव है। तो एकल जीव जब जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है, यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिमाणतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं। तो एक जीवाणु से क्या हुआ? एक जीवाणु से 2 जीवाणु, और 2 जीवाणुओं से 4 जीवाणु जो है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं जो है इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है कि 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा जो डीएनए की प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। परंतु यदि जनन लैंगिक होता है तो विविधता जो है वो अपेक्षाकृत और अधिक होती हैं। देखिए बच्चे, जो जनन है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, आपने जो प्रीवियस क्लासेस है उनमें पढ़ा भी हुआ है, और दूसरा है लैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन है उसके अंदर विभिन्नताएं कम होती हैं और लैंगिक जनन के अंदर विभिन्नताएं बहुत ज्यादा होती हैं। अब यहाँ पर अगर लैंगिक जनन होगा तो विविधताएं जो है वो बहुत ज्यादा होंगी। क्या किसी स्पीसीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? तो बिल्कुल एक समान नहीं है। अगर कोई भी स्पीसीज है उसके अंदर जो उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हुई हैं नई पीढ़ी में, उसमें जरूरी नहीं है कि उन विभिन्नताओं के साथ नए जो जीव हैं वो जीवित रह सकें। उनमें हो सकता है उन विभिन्नताओं को कुछ जीव सहन कर जाएं और हो सकता है कुछ जीव सहन ना भी करें। विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। तो विविधता जो है वो उन जीवों के लिए लाभकारी भी हो सकती है और वो उन जीवों के लिए हानिकारक भी हो सकती है। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। यानी अब कुछ मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो उष्णता यानी ज्यादा तापमान को सहन कर सकते हैं। ये उनके अंदर एक विभिन्नता है, एक विविधता है, ठीक है। अब ये विविधता उनके लिए फायदेमंद कैसे हुई कि अगर तापमान बढ़ता है तो वो क्या है, वो जो है उसको सहन करने की उनके अंदर शक्ति है, तो वो जो है जिंदा रह जाएंगे। लेकिन जिनके अंदर ये विविधता उत्पन्न नहीं हुई वो क्या होंगे, वो जो है सारे मर जाएंगे। तो जो विविधता है वो फायदेमंद भी हो सकती है और वो नुकसानदायक भी हो सकती है। अब यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको परिभाषा लिखनी है आनुवांशिकता की, विभिन्नता, क्रोमोसोम, लक्षण और जीन। तो ये सारे परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। देखिए सबसे पहले आनुवांशिकता है,
तो ये अनुवांशिकता की परिभाषा आप लिखेंगे, जिसमें लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति में चले जाते हैं। नेक्स्ट, विभिन्नता। एक ही स्पीसीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? विभिन्नता कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो यहाँ से आप लिखेंगे क्रोमोसोम जो है वो गुणसूत्र। क्रोमोसोम क्या है? गुणसूत्र। तो यहाँ से लिखेंगे गुणसूत्र धागे की तरह संरचनाएं होती हैं जो अनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। तो ये जो है आप गुणसूत्र की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लक्षण क्या है और जीन क्या है। तो यहाँ पर हमने किया था कि लक्षण क्या होते हैं। लक्षण जो है एक जीव की विशिष्ट विशेषता है। लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। तो ये लक्षण की परिभाषा आप लिखेंगे। नेक्स्ट, जीन की परिभाषा यहाँ से लिखेंगे। जीन अनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है और जीन जो है वो डीएनए संरचना बनाते हैं। यहाँ तक जो है नंबर 5 परिभाषा लिखेंगे आप, जीन की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? तो आप बच्चे बता सकते हैं कि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के केवल 10 में पाया गया और बी जो है वो 60% में पाया गया, तो कौन सा पहले उत्पन्न हुआ होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर बी जो है वो पहले उत्पन्न हुआ है। तो आप लिखेंगे कि लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि वो ज़्यादा फैल गया है, ज़्यादा जीवों में पाया जाता है, तो इसलिए वो बहुत पहले से होगा, तभी वो 60% जीवों में पाया गया है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, तो लक्षण बी जो है वो पहले उत्पन्न हुआ होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।